गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो उस एग्जाम के लिए आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे इकोनॉमी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाती हैं, मतलब कि कोई भी फाइनेंशियली आपका इम्प्रूवमेंट लाती है, वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब कि आपके पूरे सराउंडिंग में, पूरे इन्वायरमेंट में कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं। मतलब कि इकोनॉमी में कोई भी चेंज आता है, फाइनेंशियल चेंज आता है, वो आपकी इकोनॉमिक आता है, ठीक है। इकोनॉमी की क्या है, जो इकोनॉमी है हमारी, देखिए इकोनॉमी नॉट ओनली एक पार्ट नहीं है, होल एरिया आपका, होल कंट्री, ठीक है, होल कंट्री का एक एक एरिया मिलाकर के क्या बनता है, इकोनॉमी बनता है, ठीक है। आप सिकोहाबाद को बोल लीजिए तो सिकोहाबाद ओनली का इकोनॉमी नहीं है, सिकोहाबाद की जो छोटी सी अमाउंट है लगाने की, दिल्ली की, कानपुर की, कहीं भी पूरे एरियाओं की मान लो, ठीक है। सभी एरिया के जो भी इनकम के एरिया हैं, जहां जहां से फाइनेंस कहीं भी जनरेट हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसके बदले में क्या हो रहा है, फंड मिल रहा है, फंड बन रहा है, ठीक है, इकोनॉमी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, इकोनॉमी। और इसी की स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो मतलब है कि हमारे कंट्री के अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आता है कि इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या होती है, इसकी प्रॉब्लम होती है कुछ, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे इसको प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है, तीन होती हैं। पहला तो है अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। देखिए, इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी क्या है, पूरे एक आपके होल ओवर आपकी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में आपके क्या साधन हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या रिसोर्सेज है हमारे पास और उनको हम कैसे यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो इकोनॉमिक्स है, उन्हें डिफरेंट टाइप की अपनी थिंकिंग देते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि हमारे पास कितनी इनकम है, हम उससे कितना खरीद रहे हैं, कितने पर्पज को उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी पूंजी कितनी है, हम उसको कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके एडमिक्स में है, वो बोलते हैं साइंस ऑफ वेल्थ, हमारी पूंजी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक बोलते हैं कि हमारी क्या पैसा लगा है, उस पैसे को हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, अपने सोर्सेज को, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स है। तो मतलब है कि इकोनॉमिक्स मतलब है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें जनरेट कर ले रहे हैं, कहाँ कहाँ इनकम के साधन को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ें हैं। तो आपका पहला क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। लोगों की ज़्यादा अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब लोग बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, बट रिसोर्सेज, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसको बोला जाता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स लिमिटेड। और फिर है अल्टरनेटिव यूजेस। ये तीन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स की जो आपकी प्रॉब्लम है, वो ये तीन मिलकर के ये प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, उनकी लिमिट वांट्स क्या आपकी अनलिमिटेड है, जितने रिसोर्सेज नहीं उससे ज़्यादा आपकी वांट्स हैं। रिसोर्सेज क्या आपके लिमिटेड हैं, स्कार्सिटी मतलब कि रिसोर्सेज आपके सब खत्म होने लायक हैं, मतलब कि खत्म हो सकते हैं। और अल्टरनेटिव यूज, जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके भी कई अल्टरनेटिव यूज हैं। तो अब ये पता नहीं चलता कि एक पर्सन किस यूज के लिए उसको खरीद रहा है, एक पर्सन किस यूज के लिए खरीद रहा है, इसलिए क्या ये रिसोर्सेज जल्दी जल्दी उसको खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब है कि इकोनॉमिक्स अगर बोला जाए तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, उन रिसोर्सेज कितनी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, या अपनी इनकम के पार्ट को कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक्स का सीधा मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उनसे आप कितना इनकम जनरेट कर ले रहे हो, इकोनॉमी में कितना आप योगदान कर रहे हो। ये आपकी तीन प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की ये तीन प्रॉब्लम होती हैं कि लोगों की इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों की अनंत इच्छाओं को कैसे कंप्लीट किया जाए। रिसोर्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज हैं। इसके बाद आपकी एक्टिविटी आती हैं जो, अब देखिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी दो तरीके की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके माध्यम से
कुछ ना कुछ फाइनेंस फंड जनरेट होता है, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी, आइदर एक साइड या फिर दोनों साइड का। ठीक है, तो मतलब है कि आप कुछ भी ऐसी थिंग्स करते हैं, कोई भी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से आपको लिविंग रहने की मतलब जीने के लिए आपको पैसा मिलता है या आपको अमाउंट मिलता है। मतलब कि जीने लिविंग के लिए अगर आपको कुछ भी अर्निंग मिल रहा है तो आपकी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो जिससे क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, तो क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम एनजीओ चलाएं तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी काम, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ पैसा जनरेट हो रहा है, वो आपकी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बट वो एक्टिविटी आपकी लीगल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका प्रोडक्शन आता है, ठीक है, इसके बाद आपका इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, एक्सचेंज आता है, ठीक है, और भी आती हैं, सर्विसेज आती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन है आपका, सेल्स है, ट्रेड है, ये सब एक्टिविटी आपकी इसमें आती हैं। नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जिनके माध्यम से आपको कुछ भी कैश जनरेट नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं आप, कहीं किसी धार्मिक स्थल पे चले गए, वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित आप काम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की पार्टी जा रही थी, आप उसके साथ शामिल हो गए, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसके बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। फिर है आपका सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी मतलब है कि आप अपने फ्रेंड्स की पार्टी वगैरह में चले जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या आपकी, इसमें कोई भी आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे हैं आपकी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, मतलब कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके माध्यम से आपको कोई भी कैश जनरेट नहीं हो रहा है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक है। और अगर कैश जनरेट हो रहा है तो उसको आपको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसिंग ऑफ समथिंग, मतलब कि टेकिंग रॉ मटेरियल एंड मेक अ फर्दर प्रोसेसिंग एंड देन आफ्टर प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल को लेकर के प्रोडक्शन प्रोसेस करके और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आपका प्रोडक्शन है। तो मतलब है कि जो प्रोडक्शन करता है उस पर्सन को बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोड्यूसर इज दैट पर्सन हु प्रोड्यूस समथिंग। अगर कोई पर्सन कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, याद रखना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा पार्ट होता है कंजप्शन का मतलब है कि कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कंजप्शन। मतलब कि फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर आप किसी चीज थिंग्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका बोला जाएगा कंजप्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है, मतलब कि आपकी वांट्स क्या है, अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने। मेरी वांट्स है, मुझे भूख लगी है, मैंने समोसा कंज्यूम किया, मतलब ये क्या है, कंजप्शन ऑफ समोसा। ठीक है, तो मतलब है कि किसी भी थिंग्स को अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मेरा क्या है, कंजप्शन। तो कंजप्शन जो करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। कंजप्शन करने वाले को कंज्यूमर, प्रोडक्शन करने वाले को प्रोड्यूसर। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई पर्सन किसी को कोई जॉब प्रोवाइड कर रहा है और बदले में पेमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। मैंने अगर किसी को जॉब दी, ठीक है, तो मैं क्या हूं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हूं। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर कोई पर्सन किसी को जॉब दे रहा है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा, जब मैं जॉब किसी को दूंगा तो किसी को जो जॉब मिलेगी तो उसको बोलेंगे, जो जॉब कर रहा है उसको बोलेंगे सर्विस होल्डर, क्योंकि सर्विस को होल्ड करके रख रहा है। तो याद रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि जो सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, जॉब दे रहा है किसी को, और अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको बोलते हैं सर्विस होल्डर। ठीक है, तो याद रखिए, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि आपका कैसे आप सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, कैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी एक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़िएगा कि आपके प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। जैसे कि डेटा क्या होता है, डेटा जो ओके होते हैं, थर्ड चैप्टर का भी है, साथ साथ हम दोनों चैप्टर को मिलाकर कंज्यूम कर ले रहे हैं। जैसे कि आपका जो डेटा होते हैं, ठीक है,
वो डेटा आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी और एक आपका होता है सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब है कि ऐसे डेटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए गए होंगे। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है? ऐसे डेटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए गए होंगे उनको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब है कि ऐसे डेटा जो कि ऑलरेडी किसी पर्पज के लिए कलेक्ट किए गए होंगे और उनको हम अपने पर्पज के लिए उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा क्या है? जो किसी पहले से किसी पर्पज के लिए कलेक्ट किए गए होंगे। ठीक है, और प्राइमरी क्या है? कि जिनको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा को जिन सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं उस सोर्सेज को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी डेटा को जहां से कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकेंडरी सोर्सेज के जैसे एग्जांपल आप लोग बहुत सारे जानते होंगे, जैसे न्यूज़पेपर्स जानते होंगे। ठीक है, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जानते होंगे, जैसे WTO है, ठीक है, WHO है, वर्ल्ड ट्रेड आपका IMF है, ठीक है, आपका वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी सब क्या आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हैं। ठीक है, दूसरा आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल की रिपोर्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट का पब्लिकेशंस होता है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल का भी पब्लिकेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो सोर्सेज हैं उनको हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड में कर देते हैं। मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देते हैं लोगों के लिए, और कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पब्लिश नहीं करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज के जो हम आपके हैं, प्राइमरी सोर्स में आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एक आता है DPI, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इसमें आपके जो डेटा होते हैं वो डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर खुद से जाता है और उनसे जाकर के पूछता है और उनसे डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं डायरेक्टली जाऊं और आपसे मिलकर के सीधे सीधे आपसे डेटा कलेक्ट करूं। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे किसी राम नाम के पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूं, सीधे राम के पास जाऊं और उससे डेटा कलेक्ट कर लेके आऊं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऐसे डेटा क्या होते हैं, बहुत ही रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। पर सिर्फ क्या होता है, थोड़ा सा इसमें डिमेरिट्स ये होती है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि DPI मेथड में क्या होता है कि हमें जो आपका जो इन्वेस्टिगेटर है उसे थोड़ा सा टेम्परामेंट अच्छा रखना चाहिए, फैमिलियर हो, कल्चरल हो। ठीक है, वो लोगों को समझता हो कि लोगों से कैसे बात करनी है। फिर आपका आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि आप इनडायरेक्टली किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जिसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आप उससे ना पूछिए, किसी दूसरे से पर्सन से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है आपका पुलिस डिपार्टमेंट में, सबसे ज़्यादा आपका होता है पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज में। ठीक है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। ठीक है, ज़्यादातर इसको सीक्रेट डिपार्टमेंट में माना जाता है। क्योंकि सीक्रेट डिपार्टमेंट इसलिए होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आपने देखा होगा कि पुलिस वालों को अगर किसी लड़ाई के बारे में पता करना होता है तो उन दोनों पक्ष से ना पूछ के क्या करते हैं, वो तीसरे पक्ष से पूछ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। वो इसलिए तीसरे पक्ष से पूछते हैं क्योंकि ये तीसरा पक्ष जो है वो इन लोगों से इंडिपेंडेंट है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट बताएगा। मान लो कि अगर मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन जाननी है कि वो बच्चा कैसा है तो मैं क्या करूँ, किसी तीसरे बच्चे से पूछ लूँ कि ये बच्चा कैसा है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट से ना पूछ करके किसी दूसरे पर्सन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका डेटा कलेक्शन की जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर का मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, इसकी जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। इसकी हेल्प जो करते हैं उसको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। और जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उनको बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट्स, रिस्पॉन्डेंट या इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट या इन्फॉर्मेंट। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसके बाद आपका आता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट का मतलब होता है कि ये मेथड आपका वहाँ अप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपको वहाँ होता है जहाँ पे आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट का मतलब है ये आपका मेथड वहाँ अप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, TV वाले को क्या होता है, न्यूज़ चैनल्स वाले, न्यूज़ पेपर्स वाले हैं, उनको क्या चाहिए, उनको रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी ओवरऑल कंट्री के लेवल पे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने एजेंट्स को हायर करते हैं और एजेंट्स को अपने तरह तरह के एरिया पे लगा देते हैं और फिर वहाँ से वो लोग रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो जाती है रेगुलर बेसिस पे, और बट थोड़ा सा क्या ये एक्सपेंसिव होता है।
एक्सपेंसिव होता है, बट क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करेक्ट हो जाती है, ठीक है। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है कई बार गलत मिल जाए, क्योंकि ये वेरियस टाइप्स ऑफ लोगों से छन के आती है। जैसे कि एक यहाँ पे हेड अथॉरिटी है दिल्ली में, ठीक है, उसने इसको बोला कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने इसको बोला, उसने इसको बोला, इसमें क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। जो आपका इंडायरेक्ट ओरल एजुकेशन है, इसमें भी पार्शलिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम जिस पर्सन से पूछ रहे हैं, अगर हम सी से पूछ रहे हैं कि ए और बी में किसकी गलती है, हो सकता है सी का दोस्त हो ए, तो सी क्या बोलेगा, ए की गलती नहीं बी की ही गलती है, ठीक है। तो ये सब इसकी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर आपका आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका वहाँ काम करता है जहाँ पे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब कि तुरंत की तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कि अभी के अभी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करते हैं, तुरंत टेलीफोन करते हैं। अगर मान लो हमें पता करना है कि अभी के अभी की क्या चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत फ़ोन कर लेते हैं और पता कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू वर्क करता है वहाँ पे जहाँ लोग लिटरेट होते हैं और जहाँ लोगों के पास नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर होता है। अगर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है और लोग समझदार हैं, तो लोग क्या करते हैं, आप टेलीफोनिक उससे काम कर सकते हैं। इसकी कमियाँ ये हैं कि नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर लोगों के पास, सभी के पास टेलीफोन नहीं होते हैं। तो टेलीफोनिक जो इंटरव्यू का जो मेथड है, वो सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है आपका एग्जिट पोल्स वगैरह पे। आप लोगों ने देखा होगा KBC कौन बनेगा करोड़पति है, और भी जैसे आपने देखो कि वहाँ पे एग्जिट पोल के माध्यम से रिजल्ट दिए जाते हैं। KBC हैं या फिर डांस वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं, उनमें क्या करते हैं वो लोगों से क्या करते हैं, यही एग्जिट पोल वाला खेलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन से तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेन क्वेश्चनर मेथड और एक होता है क्वेश्चनर फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स। मेन क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते हैं और उस क्वेश्चनर में हम वो सभी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं जो कि हम किसी पर्सन से पूछनी होती है, ठीक है। उस क्वेश्चनर में वो सभी इन्फॉर्मेशन होती हैं। उन क्वेश्चनर में एक हम कवरिंग लेटर भी रखते हैं, जो कि कवरिंग लेटर आपका सेल्फ एड्रेस्ड होता है, ठीक है। और सेल्फ एड्रेस का तो इसलिए है क्योंकि अगर हम उसमें स्टैम्प टिकट वगैरह पर्सन से लगवाएंगे तो वो फिल करके नहीं भेजेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेड क्वेश्चनर मेथड में क्या करते हैं कि पहले एक क्वेश्चनर बनाते हैं, फिर इसको हम एक कवरिंग लेटर के अंदर डाल करके और इसको हम रिस्पॉन्डेंट के पास भेज देते हैं, फिर रिस्पॉन्डेंट अपना उसको फिल करके और इसको हमें वापस कर देता है, ठीक है। बट याद रखिए कि क्वेश्चनर जो होती है, इसमें जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं कि सिंपल हों और अट्रैक्टिव हों, मतलब इजीली जल्दी से जल्दी उनका आंसर मिल सके, पर्सन को कन्फ्यूजन ना हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम है एक क्वेश्चनर फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनर फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चनर भेजी नहीं जाती है, इसमें इन्यूमरेटर खुद से क्वेश्चनर लेके जाता है, वो खुद से क्वेश्चनर बनाता है और उसको एक कवरिंग लेटर के अंदर रख करके और लेके जाता है और रिस्पॉन्डेंट से आंसर पूछ करके उसमें फिल करता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर क्वेश्चन आप फिल करने खुद जा रहे हैं तो थोड़ा ये एक्सपेंसिव हो सकती है। मेल क्वेश्चन मेथड क्या होता है, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होता है, बट क्वेश्चन फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो ये आपके मेथड है प्राइमरी सोर्सेज के। सेकेंडरी सोर्सेज के आपको बता दें पब्लिश और अनपब्लिश। पब्लिश में आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मिला करके, या फिर आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई आपकी कंपनीज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं, ठीक है। आपके कोई डिपार्टमेंट NSSO है, NCERT है, रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो पब्लिश्ड हैं। और इसके अलावा जैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो आपकी अनपब्लिश्ड हैं, ठीक है। जैसे आपको अभी कोविड की जानकारी WTO से मिली तो वो क्या आपकी पब्लिश सेकेंडरी डेटा सोर्सेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये मेथड्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है।